अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रुसा चौधरी और आज सबसे पहले पाकिस्तान में हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने हमसाय मुल्क भारत की। भारत की अगर बात करें तो भारत में आजकल एक पार्टी काफ़ी मशहूर हो रही है। भारत में अगर हम बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी है जो आजकल ज़ुबान सदेआम है, और ये कोई आम पार्टी नहीं बल्कि एक अवामी पार्टी है। और इसका एहतजाज मुल्क की एहतजाज हो चुका है, जो कई दिनों के बावजूद घटने की बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब कुछ इसके पीछे के मुहरकात आपको बताते चलें तो ये स्टोरी जो है वो मई 2026 से शुरू हुई, जब भारत के जो चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को कॉकरोच से तशबीह दी गई। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद फिर ये बात पकड़ ली गई, क्योंकि ये बात कतई जो है काबिल बर्दाश्त नहीं थी। जिसके बाद इसके हवाले से एक कैंपेन का आगाज़ हुआ सोशल मीडिया पर, और अभिजीत दबके के नामी शख्स ने इस कैंपेन का आगाज़ किया सोशल मीडिया पर, और फिर ये सोशल मीडिया कैंपेन बढ़ती बढ़ती काफ़ी दूर चली गई। लेकिन फिर बात यहाँ नहीं रही। उसके बाद भारत में होते हैं NEET के इम्तहानात, मेडिकल एंट्री के इम्तहानात होते हैं, जिसके पेपर्स लीक हो जाते हैं, और वो पेपर्स लीक होने के बाद लाखों बच्चे उससे मुतासर होते हैं। और सिर्फ मुतासर नहीं होते, एक बड़ी तादाद में सुसाइड अटैम्प्ट्स और इस तरह के नंबर्स भी सामने आते हैं, जिसके बाद अब ये एहतजाज जो है अपने नए मरहले में दाखिल होता है। अब भारतीय गवर्नमेंट उस एहतजाज को सुनने की बजाय, और वो तलबा जिन्होंने कई साल लगाकर मेहनत की और उस इम्तिहान के लिए तैयारी की और उनको सफ़र करना पड़ा, उनको एड्रेस करने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय, भारतीय गवर्नमेंट ने वही सलूक किया जो वो नॉर्मली अपने पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने वालों के ख़िलाफ़ ये सलूक करती है, जिसमें आपके मुसलमानों के साथ भी ये सलूक हम देखते हैं, हम सिख कम्युनिटी के साथ भी ये सलूक देखते हैं, हम दलित कम्युनिटी के साथ भी ये सलूक देखते हैं। अब वही सलूक उन्होंने अपनी यूथ के साथ करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह का सलूक उनकी यूथ के साथ किया जा रहा है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देख लिया होगा। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपने वो एहतजाज की वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी हैं तो आई बिलीव कि आपने देखा होगा कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन और ये तमाम वर्सेस के लोग जो है वो वहाँ पर एहतजाज के लिए पहुँच गए हैं, और अभी तक जो एहतजाज की सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट कहीं पर सीरियस दिखाई नहीं दे रही। आपका क्या ख्याल है? जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन एहतजाज बड़ा ही मुअस्सर और स्ट्रॉन्ग है, और इस एहतजाज में जो यूथ है वहाँ की, और स्पेशली तलबा, और वो यूथ जो बाकायदा अपने अंदर कोई अज़्म लिए बैठे हैं, उन्होंने साबित कर दिया वंस अगेन कि ये ज़माना जो है नौजवानों का है। वैसे हर ज़माना नौजवानों का होता है, लेकिन क्योंकि अब जेन ज़ी वाला मामला आ गया है, तो जेन ज़ी ने अपने आप को एक मुअस्सर कुव्वत के तौर पे भारत में पेश किया, क्योंकि जेन ज़ी के बारे में एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर सकते, ये अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये अपने ड्राइंग रूम्स में या घरों में बैठ के या पार्क्स में बैठ के या यूनिवर्सिटीज में बैठ के सोशल मीडिया के जरिए ही कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो भारत में हो रहा है, तो उसने इस नजरिए को, इन ख्यालात को गलत साबित किया। और आप देखें कि वहां पे कॉकरोच कहने पे, यानी हैरानकुन बात यह है कि इंडियन चीफ जस्टिस एक बड़ी तादाद जो है इंडिया में, शायद पाकिस्तान की यूथ से 3 गुना ज्यादा उनको वो, और उनमें बेरोजगारी का एलिमेंट चल रहा है, उसके कसूरवार वो खुद नहीं है, फिर भी उन्हें इस तरह अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स का जो है वो निशाना बनाना, और फिर उस पे एक सोशल मीडिया कैंपेन किस तरह एक प्रैक्टिकल कैंपेन में, प्रैक्टिकल मूवमेंट में तब्दील हो गई। और उसके बाद सिर्फ ये स्टूडेंट्स ही नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि दूसरे सेगमेंट भी उसमें स्टेप इन कर गए, उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट स्टेप इन कर गए, और ये एक बहुत ही मजबूत किस्म की जो है मूवमेंट इस वक्त जारी है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं इकट्ठ हुआ है। और वो जो आपने अपने इंट्रो में बात कही कि देखिए, जहां पे भी थोड़ी सी इंतहा पसंदाना हुकूमत होगी, या थोड़ी सी नहीं, ज्यादा हो या कम हो, इंतहा पसंदी बहरहाल अपने उसके एक टोन होती है जिसमें वो थोड़ा सा मुआशरे में खराबी का बायस बनते हैं।
तो वो वाली चीजें हमें नजर आ रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा, मोर और लेस इसी तरह की एक कैंपेन चली थी जो फार्मर्स ने चलाई थी, जी और बिल्कुल। वहां पे वो ट्रैक्टर समेत, ट्रैक्टर्स और अपने ज़राई आलात समेत वो पहुंच गए थे, और वहां पे उन्होंने सड़कों पे अपनी वो जो सब्जियां थी वो भी वहां पे एहतजाजन रख दी कि ये इनका क्या करें, और सब्जियां जो है वो जानवरों को खिलाना शुरू कर दी। तो ये कोई नई एपिसोड नहीं है। ये आप जब भी कोई इस तरह की पॉलिसीज नाफिज करेंगे जो कि अवामी मुफाद में नहीं होंगी, तो एक ना एक दिन उसका रिएक्शन आता है। आप चूंकि बहुत सारी वहां पे कम्युनिटीज को दबाने का आपने ट्रेंड सेट किया, आपने सोचा कि ये कॉकरोच पार्टी जो है इसको भी आप दबा लेंगे, लेकिन बिल्कुल फिलहाल सर, ये उन्होंने लगता एक तो है। इन्हें अंडर एस्टिमेट किया, दूसरी बात जब ये शिद्दत पकड़ गई ये कैंपेन और लोग सड़कों पर आ गए और उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। इसके बावजूद अगर हम उनके डिमांड्स की बात करें तो उनकी डिमांड्स को बहुत ज़्यादा गैर मुतनाज़े नहीं, बहुत ज़्यादा मुतनाज़े नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिंपली ये कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी जगह से हटाया जाए और जो जांच पड़ताल है वो बेहतर की जाए। तो मोदी हुकूमत एक एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने में क्यों इतनी कतरा रही है, कि किस बात की हठधर्मी है? देखिए, मोदी हुकूमत का एक बहुत बड़ा मसला है, वो अपनी गलतियां भी तस्लीम नहीं करते, बल्कि उस गलतियों को कवर करने के लिए मजीद गलतियां करती है। उसकी वजह ये कि शायद वो समझते हैं कि हम गलती अपनी मान लेंगे तो डिबैकल हो जाएगा, वो हमारी शिकस्त हो जाएगी, या हमारी अनाज को ठेस पहुंचेगी। मुझे तो यही एटीट्यूड लगता है। इसीलिए, और फिर आपने वो देखी होंगी माजी में कोई बॉलीवुड की मूवीज जो कि पॉलिटिशियंस के अराउंड हुआ करती थी कि एक बंदे को रिमूव करने अगर वो चाहते हैं तो उसके पीछे खौफनाक किस्म का नेटवर्क और खौफनाक किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है। लेकिन बिल्कुल। मोदी सरकार इतनी मजबूत बैठी है अपनी तरफ से, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा ख्याल है कि वो जो अनापरस्ती का मामला है, वो वही नजर आता है कि ये डिबैकल होगी। अगर एक हम डिमांड मांगेंगे तो ये मजीद करेंगे, तो इस तरह नहीं होता। ये अवाम का हक होता है कि आप अपने मुतालबात पेश करें, और जमहूरियतों में मुतालबात पेश करने वाली पार्टीज के साथ गुफ्तगू होती है, और गुफ्तगू में उनके मुतालबात अगर जायज हों तो वो मान लिए जाते हैं, नाजायज हों तो उन्हें आप बड़े एहसन तरीके से बताते हैं कि सर देखिए ना, आपके हम हमेशा बात मुतालबात ही जो करते हैं। हैं एड्रेस करने की, टेबल टॉक की, तो अगर मुतालबात इस तरह के हैं भी तो उन्हें बैठकर डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा सर, आपने जेनजीज की बात की, डेफिनेटली एक परसेप्शन ज़रूर पाया जाता था कि जेनजीज जो है वो एक सॉफ्ट जनरेशन है, शायद वो उस तरह से हार्डकोर जनरेशन नहीं है जिस तरह से पहली जनरेशन है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ अरसे को उठाएं तो हमने देखा है कि श्रीलंका में 2022 में एहतजाज शुरू हुआ और वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और वहाँ से भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और वो इतना कामयाब था कि जो वहाँ के सदर हैं उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर हम बांग्लादेश की जानिब जाते हैं तो वो एहतजाज भी हमने देखा है कि मुलाजमतों की खिलाफ वर्जी से ये एहतजाज शुरू हुआ था और फिर हसीना वाजिद की मुल्क बदरी तक वो एहतजाज जारी रहा। फिर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चलती रही और हमने 2024 में कई ऐसे मुल्कों में कई ऐसे एहतजाज देखे हैं जो न सिर्फ उस मुल्क की गवर्नमेंट बदलने का सबब बने हैं, बल्कि उसमें एक पूरा आप कह लें कि चेंज आया है। ठीक है, हर चीज़ में एक हमें चेंज नज़र आया, तो ये परसेप्शन तो हमारा ठीक हो गया। लेकिन अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी ये जो एहतजाज है, जो नाम तो कॉकरोच कैंपेन से शुरू है लेकिन अब ये बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ एक तालीमी एहतजाज तक महदूद रहेगा या वहाँ पर भी कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं? देखिए, अगर पॉलिटिकल विजन या पॉलिटिकल एक्यूमेन होता मोदी गवर्नमेंट के पास, तो वो इस वक्त तक इस एहतजाज को खत्म करवा चुकी होती, और वो टेबल नेगोशिएशंस के जरिए होता वो सारा कुछ, टेबल टॉक के जरिए होता। लेकिन अभी तक ये एहतजाज खत्म नहीं हुआ, और जब इस तरह के एहतजाज होते हैं, आपने मिसाल दी श्रीलंका की, आपने मिसाल दी बांग्लादेश की, तो ट्रैक रिकॉर्ड, और इससे पहले अगर हम पीछे चले जाएं, अगर जो उसमें जेनजी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया उस वक्त तक का जो था बिल्कुल। वो इन्वॉल्व था। फिर उसमें इंटरनेशनल पावर्स ने भी स्टेप इन कर दिया, फिर उसमें लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस ने भी स्टेप इन कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ अरब स्प्रिंग की। और मोर और लेस अगर आप देखें
श्रीलंका में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी ये हुआ कि इंटरनेशनल पावर्स ने भी स्टेप इन किया। वो वाली पार्टीज जो माजी में साइलेंट या इम्पार्शियल होके बैठी थी, वो भी स्टेप इन कर गई और एक नए मोड़ पे और एक बेहतर चेंज की तरफ गामजन किया। अब जो इंडिया में हो रहा है, क्योंकि अभी तक मसला हल नहीं हुआ, अब वो मेडिकल सीट्स का इशू है, एजुकेशन का इशू है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमार्क्स का इशू है, लेकिन उसमें नेचुरली दूसरे जो फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, कम्युनल फोर्सेस, वो उसमें स्टेप इन करेंगी, वो सपोर्ट करेंगी और बात को वो कहीं और लेके जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा साइन है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक वक्त में सेकुलर देश था, फिर उसके बाद आपने देखा मुसलसल एक इंतहा पसंदी की तरफ ये गामजन हुआ, इस वक्त पीक टच कर रहा है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ चुका है बीजेपी का। पॉपुलैरिटी अब जो है वो डाउनवर्ड, आपने इलेक्शन रिजल्ट्स भी देखे। तो इस कैंपेन के नतीजे में भी मेरा ख्याल है कि मोदी गवर्नमेंट का बैकवर्ड ट्रैवल शुरू हो चुका हुआ है। बीजेपी बिल्कुल सर, शायद अब वो बैकवर्ड पॉपुलैरिटी ट्रैवल अपनी तो लूज हो कर चुका है, लेकिन अभी देखें कि जो एक ओवरऑल परसेप्शन था भारतीय मीडिया का, चूंकि भारतीय मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो हिंदुत्व बैक्ड पॉलिसी को लेकर चलता है और हिंदू की पॉलिसी को लेकर चलता है, तो अब वही आवाम जो है वो सोशल मीडिया पर इंडियन मीडिया को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है, जो कि मोदी सरकार मीडिया को ही अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। तो उस पर आप इसका कितना इफेक्ट देखते हैं? जी देखिए, ये बात तो ठीक है कि इंडियन मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया था, लेकिन उसके साथ ही मैं अर्ज करूं कि कुछ वहां पे आवाजें ऐसी थी जो माजी में भी बड़ी शानदार रही। फिर ऑथर्स वहां पे इतने शानदार रहे जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी। अरुंधति रॉय का मैं नाम लूंगा, माजी में हमारे सीनियर पाकिस्तान आया करते थे, मुलाकात हुआ करती थी, कुलदीप नायर साहब। और उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है वहां पे जो अभी तक फ्री वॉइसेस है, लेकिन वो फ्री वॉइसेस को भी दबा दिया गया वहां पे, जो बिल्कुल। बदकिस्मती हुई। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, आप देख रहे हैं, जब भी मौका मिलता है, अभी जो गल्फ क्राइसिस है उसमें जितना कुछ लोगों ने ग्रिल किया है मोदी गवर्नमेंट को कि बिल्कुल। आप लोगों की तो फॉरेन पॉलिसी बड़ी, तो वो हमें नजर आता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये चूंकि मैं मैस कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ और मैं आपको बड़ी मजे की बात सुनाऊं, वो ये है कि मैं मुसलसल जब अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आज आपने कौन सा न्यूज़पेपर रीड किया या सुबह को भी बुलेटिन देखा किसी न्यूज चैनल का, तो आप यकीन कीजिए 98% स्टूडेंट्स में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के, शायद प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, सर हम टीवी भी नहीं देखते, हम अखबार भी नहीं पढ़ते, सारा कुछ हमें सोशल मीडिया पे मिल जाता है और वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में। तो चूंकि अब सोशल मीडिया रिप्लेस कर ठीक है, रहा है ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया को, बहुत तो शुक्रिया, और बहुत इस शुक्रिया। सोशल बहुत शुक्रिया। मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो एक्सारी न्यूज़ तक वो सिर्फ अखबार की मोहताज नहीं है, हम अपने फ़ोन के ज़रिए हर तरह की ख़बर से जो है अपडेट रहते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय मीडिया के ऊपर इसका क्या असर रहता है, क्योंकि अब ये अवामी जो पार्टी है वो उनके हाथ से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। या वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। के ऊपर बात करती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, बहुत जल्दी नील डाउन नहीं करेगी मोदी हुकूमत। ये कॉन्टिनेंट का एक इशू है कि जहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट है, इस पूरे में इंसानी हकूक और इंसान की इज्जत उस तरीके से नहीं होती जिस तरह वेस्टर्न मुआशरे में होती है। आपने इन रॉयट्स में देखा है पुलिस कितनी वहशत से लाठीचार्ज कर रही है और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कितनी सख्ती से लोगों के ऊपर बशमूल ख्वातीन के कितने सख्त लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये हुकूमतें इस सब कॉन्टिनेंट में
इनका ये रवैया होता है कि लोगों को ताकत से दबा दो, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम कामयाब हो जाती हैं इस तरह की मूवमेंट को दबाने में। वो इतना जल्दी नील डाउन नहीं करेंगे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल टीम बनाकर इन लोगों को नेगोशिएशन पे आमादा कर लेंगे और ये विद इन अ वीक ये मामला सेटल हो जाए, मुझे लगता है। विद इन अ वीक आपको लगता है कि ये मामला सेटल हो जाएगा? लेकिन अगर अभी हम सूरत हाल को देखें ना, तो हमने देखा है कि जितना प्रेशर पुलिस की जानिब से डाला गया और जिस तरह की सख्ती पुलिस की जानिब से की गई, एक स्ट्रैटेजी में हमें उनके भी चेंज नज़र आया। हमें जेंजी जो है वो उसके उस एहतजाज पर ठीक है, जहाँ पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है वहाँ पर उसके ऑपोजिट अगर हम देखें ना, तो वो इस एहतजाज को इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे फिट चेक्स हो रहे हैं, वहाँ पे आपको मल्टीवर्स में मुख्तलिफ तरह के करैक्टर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठ के स्क्रोलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब आवाम ने भी इस एहतजाज को एंजॉय करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, राहुल गांधी एंड कांग्रेस जो है वो इसमें पूरा अपनी तरफ से हिस्सा डाल रही है और इसको एक पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ शुरू किया है। अजहरुद्दीन बेगी की बेटी जो फॉर्मर क्रिकेटर के कैप्टन थे, उनकी बेटी के उस एडमिशन और एग्जामिनेशन में न बैठने देना, फिर बाकी ये जो भी एक क्राइसिस डेवलप हुआ, इसको एक मजहबी रंग दिया गया क्योंकि ये एक डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट था जो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को दे रहे थे। लेकिन इतने बड़े एहतजाज के बाद अब वो संभल गए हैं। मुझे लगता ये है कि इसमें शिद्दत जरूर आई है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको एक झटका जरूर लगा है। लेकिन मैं उनकी तारीख को पीछे देखते हुए ये कहता हूँ कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया कश्मीर के अंदर। फिर आखिर उसकी जो शनाख्त थी वो भी उनसे छीन ली और उसको अपने अंदर जम कर लिया। कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आया। खालिस्तान मूवमेंट थी, उसमें उन्होंने अकाल तख्त के ऊपर टैंक चढ़ा दिए। इंदिरा गांधी को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन 50 बरस उस बात को हो गए हैं, दोबारा कोई उठ नहीं सका। 42 ईयर्स हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी जमहूरियत जिसमें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हो, अगर 3 करोड़ आदमी भी सड़कों पे आ जाए तो वो इतना बड़ा इनकलाब नहीं ला सकता इतने बड़े मुल्क में, जितना दूर से देखने वालों को नजर आता है। ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली वो रिजॉल्व करने की मेरे ख्याल में सलाहियत रखते हैं। उनका तारीखी रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक न डिसइंटीग्रेट होने दिया है, न किसी हिस्से को अपने से अलग होने दिया है, न किसी इशू को इतना बढ़ने दिया है कि वो पूरी गवर्नमेंट को पैरालाइज करके रखते हैं। ठीक है सर, दूसरी जानिब अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो भारतीय मीडिया जो है ना वो मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टाउट नज़र आता है और उसके एजेंडे को फ्लरिश करता नज़र आता है और उसी की एजेंडा सेटिंग करता नज़र आता है। अब उसको भी कॉल आउट करना शुरू कर दिया है लोगों ने, और अगर मीडिया भी कॉल आउट होना शुरू हो जाता है तो आने वाली जो गवर्नमेंट है या आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें मीडिया के रोल पर, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर और मोदी गवर्नमेंट पर इसका क्या असर होता है? देखिए, मीडिया वहां पर प्रियंका गांधी ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि वो माउथ पीस बना हुआ है। अभी वो उनके खिलाफ बेशक भले बोलना शुरू हो जाएं, लेकिन इवेंचुअली इस खिते की तारीख ये है कि जब इंसेंटिव्स दे दिए जाते हैं, जब उनकी कीमत तक पहुंचाया जाता है, तो मीडिया को भी जो हुकूमत वक्त होती है, और फिर इतनी बड़ी हुकूमत जिसके पास इतने वसाइल हों, वो और उनके इंतखाबात क्योंकि रियासती सतह पे होते हैं, एक दिन में नहीं होते, 6 हफ्तों में जाके पूरे हिंदुस्तान में मुकम्मल होते हैं। तो मैं समझता हूँ वो मीडिया को भी राम करने में कामयाब हो जाएंगे, और मीडिया में भी अभी कोई इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं उठाया जिसको हम कहें कि मोदी गवर्नमेंट जो है उसको दबाने में नाकाम हुई है। प्रियंका गांधी ने इसी चीज को पॉइंट आउट किया है कि मीडिया माउथ पीस बना हुआ है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का और लोगों की आवाज को नहीं उठा रहा। बट मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का एक जाहिर स्टैंड पॉइंट है जिसमें कुछ हकीकत भी होगी, बट इवेंचुअली वो काबू पा लेंगे। अच्छा सर, हम आते हैं ईरान अमेरिका मामलात की जानिब। हम देख रहे हैं कि दोबारा से पीस डील की कोशिशें जो है वो शुरू की गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब जो खबर आई है अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की, तो ये एक अलग से एक रिफ्ट क्रिएट करेगा उस पीस डील के अंदर या नहीं क्रिएट करेगा? क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका की जानिब से जो मुआहदा किया गया है उसमें सऊदीया को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन दिनों में यूरेनियम अफसूदगी का वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस लगना और इतने बड़े
सतह पे काम शुरू हो जाना वो तो मुमकिन नहीं है, इनका टाइम ही थोड़ा रह गया। सही। और उसके बाद ट्रंप साहब ने इक़्तिदार में कभी आना ही नहीं है। बिल्कुल। आने वाली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो क्या करेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो हुतीज ने स्ट्राइक की है, हुतीज एक एक्सटेंशन है ईरानी गवर्नमेंट की, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह हिजबुल्लाह और हमास हैं, हुतीज भी हैं। बिल्कुल। अब हुतीज ने जो सऊदी अरेबिया के एक टैंकर को स्ट्राइक किया है, ये उन्होंने एक या करवाया गया है उनसे, या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे इजराइल ने करवाया हो कि सऊदीया को ड्रैग करो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ताकि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा हो चुका है उसको किसी तरीके से एक्टिवेट करके पाकिस्तान को और सऊदी अरेबिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रॉ कर दिया जाए। मैं इसमें इस तरीके से देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी एक केयरफुल और मोहतात रवैये की जरूरत है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी की है पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप ने, उन्होंने इस खित्ते को बड़ी जंग से अभी तक रोका हुआ है और बहुत हद तक वो कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरेबिया को इस बात पर राजी करने पर तैयार हो गए कि आपके बेसिस पर स्ट्राइक होने के बावजूद आप इस जंग में ना कूद जाएं। जो अभी तक उनको ये मशवरा देता रहा है, तो पाकिस्तान खुद भी अगरचे एक स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस से बहुत स्ट्रांग आई है, क्योंकि हमारे सऊदीया से बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। डिफेंस मुआहदा हमारा उनके साथ हो चुका है, उसकी भी हमारे ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन अगर उन 4 मुल्कों ने अभी तक इस जंग में छलांग नहीं लगाई, तो मुझे यकीन है ठीक है, पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू प्रोग्राम। हम कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, मामलात बहुत सारे हमने डिस्कस किए। कुछ बात कर लेते पंजाब की सूरत हाल के हवाले से और मूनसून के हवाले से, क्योंकि मूनसून ने आते ही एक दफ़ा फिर से हमें बता दिया है कि शायद हम मूनसून के लिए उस तरह से तैयार नहीं थे जैसे हमें होना चाहिए था। गुज़िश्ता पिछले 48 घंटों की हम बात करें तो 343 जो है मिलीलीटर बारिश जो है लाहौर में रिकॉर्ड की गई। और अगर हम लाहौर की सूरत हाल की बात करें और मैं आज के अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे जो 8 मिनट का रास्ता था अपने दफ्तर आने का, उसके लिए सुबह के वक्त तकरीबन 1.5 घंटा, जबकि शाम के वक्त 2.5 घंटे का सफ़र जो है वो मेरा रहा। और ये मैं लाहौर के किसी अंदरून इलाके की बात नहीं कर रही है, मैं लाहौर की पोश सोसाइटीज़ की बात कर रही हूँ जिनकी कलई खुल गई है, जिनकी मैनेजमेंट की कलई खुल गई है। हम अगर हुकूमत को एक साइड पर रख भी दें और हुकूमती इंतज़ामात को एक साइड पर रख भी दें, वो तमाम सोसाइटीज़ जो अरबों और करोड़ों के मकानात फ़रोख्त करती हैं और मेंटेनेंस चार्जेस की सूरत में लोगों से पैसे वसूल करती हैं, आज उनकी कलई खुल गई है, क्योंकि उनके दावे धरे के धरे रह गए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं अलीमुल हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बारिश की पेशगोई होती है, हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो बारिश कल रात हुई, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह की, या ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर था? नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने तो अपने बुलेटिन्स में मेंशन किया हुआ था अर्बन फ्लडिंग, ये कोई मेरे ख्याल 8-10 सिटीज़ थे जिनमें हमने मेंशन किया। उसमें ज़्यादातर सिटीज़ में जो है ना मोर देन 50 मिलीमीटर, बाद पे 100, और यहाँ पे तो 252 मिलीमीटर लाहौर में जो है ना वो 24 घंटों की बारिश जो है रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, लेकिन सर जब आपने सारा कुछ पहले से इंतबाह दे दिया था, लोगों को पहले से बता दिया था, तो फिर सोसाइटीज़ या वो इदारे जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनकी तरफ से क्या कोताही है? ऐसे कौन से इंतजाम थे जो नहीं किए गए? देखिए, एक्चुअल जो आपको जितना भी बारिश की सूरत में पानी बरस रहा है, आगे उसकी चार्जिंग कैपेसिटी जो है वो उतनी नहीं होती। लिमिटेड एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाती है, वेरी शॉर्ट टाइम में होती है, और फिर हमारे यहाँ जो पेवमेंट है सारी कंक्रीट हो गया हुआ है, कहीं पे भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। अभी खैर गवर्नमेंट ने कुछ
ये लाहौर के लिए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें वो बारिश के पानी को वेल्स store बना के तो उसको पानी को अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए हैं। फिर लास्ट ईयर से इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है ये जो पार्क्स हैं उनकी गहराई सड़कों से कम करने की ना, तो बिल्कुल। उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया। लेकिन ओवरऑल जब आपकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी नहीं है और प्रॉपरली प्लान्ड एलिवेशन के साथ नहीं है आपका सिस्टम, तो वो ज़ाहिर एक्यूमुलेशन तो होगी। लो लाइंग एरियाज जो हैं वहाँ पे पानी का इकट्ठा होगा। अच्छा, तो उसको- अलीमुल हसन साहब, ये कोई नया साल नहीं है, ये कोई नया वाकया नहीं है। हमें पता है हर साल बारिश होती है, हमें पता है कि हर साल मानसून आता है, हमें पता है कि हर साल अर्बन फ्लडिंग होती है। इतने सालों के बावजूद अभी तक ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हम पूरी तरीके से और बेहतर अंदाज में नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हम अभी भी अर्बन फ्लडिंग को फेस कर रहे हैं हर साल? देखिए, अर्बन फ्लडिंग के लिए सबसे बेस्ट हाल जो है वो आपके हाउस लेवल पे है कि ठीक है। आप वहीं से उसको पानी को लिमिट कर दें। वो जो आपके सीवरेज सिस्टम में या आपके मेन चैनल्स में जाना है वो वहीं पे लिमिट हो जाए। वहाँ का पानी एटलीस्ट सारा नहीं तो 50% तो कम से कम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हों, रूफ टॉप का वाटर जो है उसको सेन में जो पानी आता है बारिश का उसको वहाँ पे अब्जॉर्व किया जाए या रोका जाए कुछ देर के लिए। तो जैसे ही बारिश सिस्टम कम हो शिद्दत उसकी, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए या उसको इफेक्टिवली बाद में यूटिलाइज़ कर दिया जाए। अभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने मरी में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है। वहाँ पे जो है ना वो कंडीशन अप्लाई की है कि हर घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है। तो अगर ये पूरे पंजाब या पूरे कंट्री में नहीं तो कम से कम जो हमारे कोर मानसून रीजन्स हैं, जिस तरह हमारा नॉर्थ ईस्ट पंजाब का सेक्टर हो गया, साउथ ईस्ट सिंध का हो गया, या मेन अर्बन सेंटर्स हैं हमारे जिनमें ज़्यादा बारिश होती है, उनमें लाहौर भी है, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, फिर नीचे कराची, हैदराबाद, इस तरह के जो अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ पे हमें ये अर्बन फ्लडिंग का इशू बनता है, तो वहाँ पे कम से कम इन कोड्स को, इन प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए ताकि हम कुछ ना कुछ उससे अच्छा अलीम बच साहब, सकें। आखिरी सवाल, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर। अवामी सतह पर ठीक है कि लोगों को कह दिया जाए, जो लोग नया घर बनाएंगे वो डेफिनेटली किसी तरह से। हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको बढ़ाए और उनको फिर इम्प्लीमेंट करे ताकि हमारे लिए आसानी हो सके? हुकूमती जिम्मेदारियों में है कि जो भी रेन वाटर एक्यूमुलेशन हो रही है उसकी डिस्चार्जिंग, टाइमली डिस्चार्ज करना, अर्बन प्लानिंग को बेहतर करना कि आप एक वाइड एरिया पे बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं अगर, तो उसमें कितना डिस्चार्ज जनरेट होगा तो उसकी टाइमली डिस्पोजल का भी बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पे नेचुरल स्लोप अवेलेबल है वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करके पंपिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करके तो उसको टाइमली एफिशिएंटली जो है ड्रेन करना है। अदरवाइज जो है ना इसी तरह हम फेस करेंगे अर्बन बिल्कुल। फ्लडिंग। और आने वाले सालों में आप ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते तो ये अर्बन फ्लडिंग मज़ीद कितना बढ़ सकती है? ये तो देखें अभी हमारे ग्लोबल वार्मिंग का इशू तो आपको पता है ऑलरेडी हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल टेम्परेचर उससे हम इंक्रीज कर चुके हैं। ठीक है, तो जो जितना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ता है उसमें उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। जितना अब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर होगा, जहाँ पे उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा वहीं पे उसकी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहीं वो सारे का सारा बरस जाएगा। तो इन सिनारियोज़ में आगे हम एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो बढ़ेगी तो जाहिर है उसी हिसाब से हमें अरेंजमेंट्स को भी अपने एफिशिएंट बनाना होगा। अदरवाइज़ तो ये प्रॉब्लम जो है बजाय कम होने के विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, आप अब आने वाले दिनों में आप थोड़ा सा हमें बताते चलें कि रेन के हवाले से और बारिश के हवाले से तो अभी भी कहा जा रहा है कि कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या अब हमने कुछ तैयारी बेहतर की है, या जो आज के दिन में हमने सफ़र किया उससे क्या हमने कल के दिन के लिए कुछ इंतजामात बेहतर किए हैं? होपफुली ये हमारा तो डोमेन जो है ना वो अर्ली वार्निंग तक है, मुतल्लिका इदारों को टाइमली इत्तला देना। आगे हमारा PDMA है, वासा है, तो
तो उन्होंने उन तक वार्निंग ground- पहुंच गई हाँ, है। उन तक वार्निंग, हमारा सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है। हमने इस मतलब बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वो शिफ्ट किया अपने आप को मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक पे, तो डैशबोर्ड पे जैसे ही अपडेट होता है तो ईमेल फ़ौरन सब इदारों को चली जाती है। बिल्कुल तो सही है। तो वार्निंग देना तो एक इदारे का काम है और वार्निंग तो सब तक पहुंच जाती है, लेकिन उस वार्निंग के बाद उसके इक़दामात कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ये हमें देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और उसको करनी पड़ेगी, लेकिन इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर हम सबको भी इसमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। जैसे अभी सर ने कहा कि हमें जब हम घर बना रहे हैं तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इस तरह के बनाने होंगे ताकि हम रेन वाटर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। और सिर्फ हम नहीं, फिर जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनको भी, जब वो सोसाइटीज़ काट रहे होते हैं या वो जब सोसाइटीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि पानी का अखराज ही सिर्फ आखिरी चीज़ नहीं है, पानी का इस्तेमाल और उस पानी को स्टोर करके उसको रिसाइकल करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दूसरी जानिब यही जंग बार बार लड़े हैं कि फ़्रेश पानी आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम एक जंग ऑलरेडी भारत के साथ इसके ऊपर लड़े हैं कि पानी जो है वो भारत हमारा कभी छोड़ देता है और कभी रोक लेता है। और अभी भी भारत की जानिब से इस तरह की बातें या इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि भारत ने पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का और भी ज़्यादा ख़तरा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमें अपने आने वाली चीज़ों में, अपने आने वाले वक्तों में और इस तरह की सिचुएशंस में ख़ुद को किस तरह से मैनेज करना है, अपने इर्द गिर्द के मामलात को किस तरह से मैनेज करना है, ये हमें सोचना होगा। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।